हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज कम्युनिकेशन के ऊपर हमारी 7th क्लास है और इस क्लास में हम कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड थिंकर्स की बात करेंगे, जिसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो क्लास है ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा और दो भी आने की संभावना है। इसलिए अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो आपकी पहले की जो हमारी क्लासेज हैं आप उनको भी देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमने क्या करवाया है। तो यहाँ पर हम जो कम्युनिकेशन थ्योरीज हैं और थिंकर्स हैं, सबसे पहले हम ये जानना पड़ेगा, ये जो कम्युनिकेशन थ्योरी जो वर्ड है ये एसएफ स्कैडर ने इसको दिया था। कब दिया था? 1980 के अंदर। 1980 के अंदर एसएफ स्कैडर ने दिया था। अब हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो कम्युनिकेशन थ्योरी हैं इनका काम क्या है, क्योंकि जिस टॉपिक को हम करने वाले हैं थ्योरीज को और थिंकर्स को, इनका काम क्या होता है। सो थ्योरीज आर नॉट जस्ट थिंग्स टू बी रीड एंड लर्न। जो थ्योरीज हैं आर नॉट जस्ट थिंग्स टू बी रीड एंड लर्न, यानी कि ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ पढ़ना और सीखना ही नहीं है। एसएफ स्कैडर ने एक बात कही 1980 में कि जो थ्योरीज हैं इनको सिर्फ पढ़ना और सीखना ही नहीं है, दे आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग वर्क्स, यानी कि ये एक प्रगतिशील कार्य है। इसके अंदर चीज़ें नई नई ऐड होती रहती हैं, नई नई रिसर्च होती रहती हैं और इसके अंदर चीज़ें क्या होती हैं, ऐड होती रहती हैं। आगे हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी इस कम्युनिकेशन थ्योरी के अंदर। ये जो थ्योरीज हैं ये बहुत सारी थ्योरी हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही थ्योरी किसी बंदे ने दी है। इस कम्युनिकेशन थ्योरीज का देर आर सेवरल फंक्शंस in guiding our communication. The first function of communication theories serve is that they help us understand our communication experiences. पहला काम क्या है कि हमें कम्युनिकेशन का जो एक्सपीरियंसेस है उसको अंडरस्टैंड करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। फर्स्ट थिंग क्या है? दे हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर कम्युनिकेशन एक्सपीरियंसेस। द सेकंड फंक्शन इज दैट दे हेल्प अस टू चूज कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स टू स्टडी, यानी कि हमें एक आज़ादी मिलती है कि जो कम्युनिकेशन का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने की, जो कम्युनिकेशन का बिहेवियर है उसको स्टडी करने की क्या मिलती है, आज़ादी मिलती है। ये इसका क्या है, सेकंड फंक्शन है। द थर्ड फंक्शन इज दैट क्या है, दे हेल्प अस ब्रॉडन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन थ्योरीज हैं, ये हमारे जो पर्सपेक्टिव है, हमारी जो माइंड की जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको क्या करती हैं, ब्रॉडन करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। यानी कि हमारी सोचने की क्षमता जो है उसको क्या करती हैं, विकसित करती हैं। कौन? कम्युनिकेशन थ्योरीज। उसके बाद में हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है, फंक्शन इज दैट दे हेल्प अस प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल आवर कम्युनिकेशन, यानी कि ये हेल्प करती हैं प्रेडिक्ट करने में, किसी चीज़ की भविष्यवाणी करने में और उसको कंट्रोल करने में। ये क्या है, फोर्थ फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ फंक्शन ऑफ थ्योरीज इज दैट दे हेल्प अस टू चैलेंज करंट सोशल एंड कल्चरल रियलिटीज, प्रोवाइडिंग न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। देखिए जी, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ चलते हैं। हमारा जो फिफ्थ फंक्शन है कम्युनिकेशन का वो क्या है? फिफ्थ फंक्शन है दे हेल्प अस टू चैलेंज करंट सोशल एंड कल्चरल रियलिटीज एंड प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग, यानी कि नए तरीके और नई जो धारणा है वो हमारी क्या करती हैं, विकसित करती हैं, हमें प्रदान करती हैं। कौन? कम्युनिकेशन थ्योरीज। ये हिंदी में भी है जी। ए वेल नोन डेवलप्ड कम्युनिकेशन थ्योरी हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेन कम्युनिकेशन बिहेवियर्स ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर्स। यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन थ्योरी हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन टू कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर्स, यानी कि जो कम्युनिकेशन का बिहेवियर है स्पीकर का और रिसीवर का, उनको दोनों को क्या करती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो अरिस्टोटल ने जो कम्युनिकेशन मॉडल दिया है, लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल, वो क्या करता है
कि जो स्पीकर जो बोलने वाला है और जो लिसनर है, उस दोनों को क्या करता है, स्टडी करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। हिंदी में आप देख सकते हैं, आप पढ़ लेना, हम इसको ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर हम इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। तो देखिए, एक अच्छी तरह से विकसित संचार सिद्धांत हमारे और दूसरों के संचार व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने और समझाने में मदद करता है। जी, एक अच्छी तरह से विकसित संचार यानी कि डेवलप्ड कम्युनिकेशन जो सिद्धांत है, वो हमारे और दूसरे के संचार व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने और समझाने में मदद करता है। आज जो हमारा जो कम्युनिकेशन लेवल है, वो स्टार्टिंग से यहाँ पर नहीं आया। इसके ऊपर मैं बात करूँगा, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बात करूँगा। आपको ये जो थ्योरी और थिंकर्स हैं, बड़े प्यार से समझा के जाऊँगा और आपको डाउट एक भी नहीं छोड़ूंगा। तो आज जो दुनिया के अंदर इतनी सारी भाषाएं हैं, ये कहाँ से आई हैं? क्या स्टार्टिंग में इंसान के पास ये सभी भाषाएं थी? नहीं थी। अगर मैं आपको एक फर्डिनेंड डे सोशोर जो है लिख देता हूं, फर्डिनेंड डे सोशोर, ये बच्चों एक लिंग्विस्ट थे, LINGUIST, लिंग्विस्ट का मतलब है ये एक भाषा विज्ञानी थे। और इन्होंने इतना काम किया कम्युनिकेशन थ्योरीज के ऊपर, इतना ज़बरदस्त काम किया कि आज तक उनका जाना माना नाम है और ये मॉडर्न लिंग्विस्ट कहलाए हैं। इन्होंने भाषा को, लैंग्वेज को इस तरह से खोल के रख दिया कि आपको सोचकर हैरानी होगी कि लैंग्वेज यही है। और मैं वो सारी की सारी चीज़ें फर्डिनेंड डे सोशोर की इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ जी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सबसे पहली जो कम्युनिकेशन थ्योरी आती है, वो आती है जी रेटोरिकल कम्युनिकेशन थ्योरी। जी देखिए, ये हमारे पास रेटोरिकल कम्युनिकेशन थ्योरी जो आती है, ये किसने दी थी? सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। तो रेटोरिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको अरिस्टोटले ने दिया है जी, अरिस्टोटले। ये याद रखना है कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, इसको किसने दिया है? अरिस्टोटले ने दिया है। और ये क्या है? द आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग ऑल द अवेलेबल मीन्स ऑफ परसुएशन। इसके अंदर अरिस्टोटल ने 3 चीजें दी हैं। इस थ्योरीज को, इस जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग, जो रेटोरिकल थ्योरी है, ये काम करती है किसके ऊपर? आर्ट ऑफ स्पीकिंग। ये जो रेटोरिकल थ्योरी है, ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग पे काम करती है। अरिस्टोटले डेफिनेशन ऑफ रेटोरिक प्रोवाइडिंग ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ रेटोरिक हैज बीन डिफाइंड। यानी कि रेटोरिक का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अरिस्टोटल ने इसके ऊपर काम किया है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग के ऊपर। यहां से देखिए, जनरली द मोटिवेशनल और पब्लिक स्पीकर यूज दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, इसको कौन यूज करते हैं? मोटिवेशनल और पब्लिक स्पीकर। मोटिवेशनल और पब्लिक स्पीकर जो है, इस टाइप को यूज करते हैं। और इन्होंने इसके अंदर 3 चीजें दी हैं जी। इन्होंने कितनी चीजें दी हैं इस थ्योरीज के अंदर? 3 चीजें दी हैं जी, और वो ये आपके सामने है जी। देखिए, वो 3 चीजें कौन सी हैं, यहां से आपको मैं समझा देता हूं, जो कि अक्सर कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। इथोज, पैथोज और लोगोज। अरिस्टोटलेज 3 अपील्स हैं इस थ्योरीज के अंदर। सबसे पहली क्या है? इथोज। सेकंड क्या है? पैथोज। और थर्ड क्या है? लोगोज। जी, इथोज, पैथोज और लोगोज। इथोज जो है, इसका कॉन्टेक्ट है क्रेडिबिलिटी से। इथोज का रिलेशन कहां से है? क्रेडिबिलिटी से। पैथोज का कॉन्टेक्ट कहां से है? इमोशन से। और जो लोगोज है, उसका रिलेशन है रीजन और प्रूफ से। ये तीनों के तीनों पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो अरिस्टोटले की जो रेटोरिक थ्योरी है, उसके अंदर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इथोज, पैथोज, लोगोज। इथोज का कॉन्टेक्ट किससे है? क्रेडिबिलिटी से। पैथोज का इमोशन से। और लोगोज का किससे है? रीजन और प्रूफ से। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसको किसने दिया है? अरिस्टोटले ने। चलिए जी,
सेकंड जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो सेकंड थ्योरी आती है उसको कहते हैं हम सेमियोटिक थ्योरी। ये जो सेमियोटिक थ्योरी है, ये हमारे पास जो सेमियोटिक थ्योरी है इसको दिया है, मैं जो बात कर रहा था अभी, फर्डिनेंड डे सोसोर जी, इन्होंने इसको दिया है सेमियोटिक थ्योरी को। और फर्डिनेंड डे सोसोर का जो टाइम पीरियड था वो 1857 से 1913, 1857 से 1913। इस थ्योरी के अंदर फर्डिनेंड डे सोसोर क्या कहते हैं कि एवरी साइन कन्वेज मीनिंग। सेमियोटिक थ्योरी के अंदर इन्होंने एक बात बोलते हैं, और वो बात क्या बोलते हैं कि एवरी साइन कन्वेज ए मीनिंग। जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, सेमियोटिक इज द थ्योरी एंड स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स स्पेशली एज एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज और अदर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। जो सेमियोटिक थ्योरी है ये स्टडी किसका करती है? साइन का, सिंबल्स का, स्पेशली एज एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज और अदर सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेमियोटिक थ्योरी क्या कहती है कि एवरी साइन कन्वेज ए मीनिंग। इसका ये मतलब यहाँ से याद कर लें, किसने दिया है इसको? फर्डिनेंड डे सोसोर ने दिया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। और ये कौन थे? ये एक लिंग्विस्ट थे, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। अब इसके अंदर मेरे को कई सारी चीज़ें आपको समझानी ज़रूरी है, जो कि हम एक अलग से स्लाइड लेते हैं। और चलिए जी, इसके अंदर मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ साइन। जी, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, फर्डिनेंड डे सोसोर क्या कहते हैं? ये बच्चों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं सारी की सारी पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए इसको नोट करते रहना। ये कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम ऑफ साइन है। और साइन क्या है? लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ साइन, और ये जो साइन है इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट of language। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ साइन, और साइन क्या है? इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए जी, यहां से हमें एक चीज और समझानी जरूरी है, और वो ये है, जो हमारा साइन जो है, ये जो साइन है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो साइन जो है ये दो शब्दों से मिला होता है, सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड। जो साइन जो है ये किससे बना होता है? सिग्निफायर और सिग्निफाइड से। अब जो सिग्निफायर है इसका रिलेशन होता है बच्चों उच्चारण से, यानी कि हम उसको क्या कहते हैं? प्रोनंसिएशन। और जो सिग्निफाइड है इसका कॉन्टेक्ट होता है रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फर्डिनेंड डे सोसोर क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ साइन, एंड साइन क्या है? सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड, ये दो चीज़ों से मिला होता है। अब मुझे एक चीज़ बताइए,
मैंने आपको कहा एप्पल, क्या कहा? एप्पल। मैंने आपको कहा ट्री। जैसे ही हम एप्पल का नाम लेते हैं, सेब का नाम लेते हैं, तो हमारे माइंड में एक इमेज आती है जो कि पूरी दुनिया के अंदर सेम इमेज है। एप्पल की इमेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सेम है। जैसे मैंने कहा ट्री, तो ट्री की पूरी दुनिया के अंदर क्या है? सेम इमेज है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है, सिग्निफायर का और सिग्निफाइड का जो रिलेशन है, उसको बच्चों आर्बिट्रेरी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन इसको इसको रफ कर देता हूं मैं। चलो इसको आगे आगे लेते हैं इसको हम। मैं इसको हटा देता हूं लैंग्वेज वाले को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इन दोनों का जो रिलेशन है, सिग्निफायर का और सिग्निफाइड का, उस रिलेशन को बच्चों कहते हैं आर्बिट्रेरी रिलेशन। क्या? आर्बिट्रेरी रिलेशन। आर्बिट्रेरी रिलेशन का मतलब होता है मनमाना। यानी कि ये जो चीजें दी हैं, एप्पल की इमेज किसी ने दिया है, एप्पल का नाम किसी ने दिया है, ट्री का नाम किसी ने दिया है, वो आज तक कोई नहीं जान पाया कि किसने दिया है। मगर ये चीजें, अगर आप किसी बच्चे को ये कहोगे कि ये एप्पल है, अगर आप बनाना उसके हाथ में देके कहोगे कि ये एप्पल है, वो बच्चा मानेगा नहीं। ये क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा सिस्टम है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, हजारों सालों से चला आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, यानी कि प्रोनाउंसिएशन और रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रिलेशन क्या कहलाएगा? आर्बिट्रेरी रिलेशन कहलाएगा, मनमाना रिलेशन कहलाएगा। और ये साइन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या है? इट इज ए सिस्टम ऑफ साइन। यानी कि चीजें आपस में क्या हैं? इंटरकनेक्टेड हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां पर फर्डिनेंड डे सोशोर हमारे को दो चीजें और बताती हैं, और वो चीजें आपको बतानी जरूरी है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिग्निफायर क्या है, सिग्निफाइड क्या है। एक्चुअली मैं इस चीज़ों को बेहतर तरीके से इसलिए समझता हूँ क्योंकि आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ। मैंने इसको एमए में भी पढ़ा है, और मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारा पढ़ाया है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, तब जाके इस चीज़ को मैं पकड़ पा रहा हूँ, तब जाके आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं इस चीज़ से कनेक्टेड नहीं होता, इंग्लिश लिटरेचर से, तो मैं शायद आपको इतना कुछ नहीं बता पाता। इसलिए आपको ये समझने लायक चीज़ें हैं जो बतानी ज़रूरी हैं। आप नए हो सकते हैं, कोई बच्चा हिंदी से कनेक्टेड हो सकता है, कोई बच्चा हिस्ट्री से, कोई बच्चा ज्योग्राफी से, कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस से। तो आपके लिए चीज़ें नई हैं, तो आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि नहीं सर तो पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और बतानी ज़रूरी है, और वो चीज़ है बच्चों कि हमारी जो लैंग्वेज है, ये फर्डिनेंड डे सोशोर कहते हैं कि ये दो चीज़ों के अंदर कनेक्टेड है लैंग्वेज। इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, और वो जो दो वर्ड्स हैं वो है लैंग एंड पैरोल। क्या है? लैंग, और दूसरा क्या है? पैरोल। जो लैंग है, LANGUE, ये लैंग, ये जो लैंग है, इस लैंग का मतलब होता है डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है एक क्षेत्रवाद की भाषा। यानी कि हम हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं, ये हरियाणी हमारी भाषा है। इट हैज नो लिटरेचर। जिस लैंग्वेज का लिटरेचर होता है अपना, मगर बोली का अपना लिटरेचर नहीं होता। ये जो डायलेक्ट में लिख रखा है, इसका मतलब होता है बोली, एक क्षेत्रवाद की बोली। क्या? बोली। इंडिया के अंदर बहुत सारी बोली बोली जाती हैं, मगर उनका लिटरेचर नहीं है। जैसे मैं बात करूं तो जो पंजाबी जो है, पंजाबी एक क्या है? लैंग्वेज है, क्योंकि उसका अपना एक कल्चर है। राजस्थानी भी एक क्या है? बोली है। यानी कि क्षेत्रवाद की कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में कुछ बोली बोली जाती हैं, तो वो किस में आती हैं? डायलेक्ट के अंदर आती हैं। और जो पैरोल है,
ये होते हैं ग्रामेटिकल रूल्स। क्या होते हैं? ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। यानी कि एक भाषा होती है, उसका अपना क्या होते हैं, ग्रामर होती है, उस ग्रामर के क्या होते हैं, अपने कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पैरोल कहते हैं। तो ये दोनों की दोनों चीज समझ में आई कि लैंग्वेज क्या है, लैंग और पैरोल दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। साइन क्या है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉम्बिनेशन है। आप देखते रहना, आपको मैंने समझा दिया है। तो इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, आर्बिट्ररी रिलेशन होता है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जो थर्ड थ्योरी आती है कम्युनिकेशन थ्योरी के अंदर, जो थर्ड थ्योरी आती है वो आती है फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। ये थ्योरी थोड़ी सी लंबी है, क्लास लंबी होने वाली है डेफिनेटली, बट चीज़ें जो समझनी जरूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको सेमेटिक थ्योरी और फर्डिनेंड डे सोसर के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हम थर्ड थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास थर्ड थ्योरी आती है फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी। देखिए, इस फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी के अंदर ये एक जर्मन फिलोसफर है। ये क्या है, एक जर्मन फिलोसफर है। इसने इस चीज को दिया है जिसका नाम है एडमंड हसर्ल। इस थ्योरी को जो देने वाला बंदा है एक जर्मन फिलोसफर है। इसका नाम है एडमंड हसर्ल। ये नाम याद रखना है हर एक थ्योरी का। मैंने पहली थ्योरी बताई थी कौन सी, रेटोरिक थ्योरी, जिसको किसने दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था। सेकंड मैंने बताया कि सेमेटिक थ्योरी, जिसको फर्डिनेंड डे सोसोर ने दिया। और जो थर्ड थ्योरी हम कर रहे हैं वो क्या है, फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी, जिसको किसने दिया है, जर्मन फिलोसफर एडमंड हसर्ल। किसने दिया है, जर्मन फिलोसफर एडमंड हसर्ल। ये जो थ्योरी है ये किसके ऊपर फोकस करती है, द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस themselves through dialogue, focusing on the way how do we understand the experiences of other people। यानी कि कोई इंसान जो है वो बात करते समय कैसा एक्सपीरियंस करता है। जैसे अगर आप किसी चाइनीज बंदे से बात करेंगे और उसके बाद में आप उसके साथ में 2-4 दिन रहेंगे, उससे बातें करेंगे, उसके बाद में आप कैसा कैसा फील करेंगे। डेफिनेटली आपको उस बंदे की जो कल्चर है, उस बंदे की जो टोन है, उसकी जो साउंड है, वो आपके दिमाग में घूमती रहेगी। यानी कि ये जो थ्योरी है फोकस करती है हाउ डू वी अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल। हम दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। हम जो है वो दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, उनकी लाइफ से भी सीखते हैं, उनके करेक्टर से भी सीखते हैं, उनके व्यवहार से भी सीखते हैं। ये कौन बताते हैं, एडमंड हसर्ल बताते हैं। हमारे पास फोर्थ थ्योरी आती है, वो आता है क्रिटिकल थ्योरी। फोर्थ थ्योरी कौन सी आती है, क्रिटिकल थ्योरी आती है। देखिए जी, ये जो क्रिटिकल थ्योरी है, सॉरी फिफ्थ थ्योरी आ गई, फोर्थ कहाँ गई, ये देखिए जी, ये हमारी जो फोर्थ थ्योरी है इसको हम कहेंगे क्रिटिकल थ्योरी। इसको दिया किसने है, इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई मैक्स होरकमेयर इन 1937। मैक्स होरकमेयर, ये नाम याद रखना इस थ्योरी का, मैक्स होरकमेयर। और ये कब दिया है, 1937। और इसने एक ऐसे लिखा है, उस ऐसे के अंदर इसने इसका नाम दिया है, जिस ऐसे का नाम है ट्रेडिशनल कल्चरल थ्योरी। ट्रेडिशनल कल्चरल थ्योरी जो है एक ऐसे लिखा है इस बंदे ने, उसके अंदर इसने क्रिटिकल थ्योरी को डाला है। और जो क्रिटिकल थ्योरी है, ही सेज दैट, क्या इस थ्योरी के अंदर ये क्या कहते हैं, टू लिबरेट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस दैट एनस्लेव देम।
यानी कि एक इंसान को उसकी परिस्थितियों से आज़ाद कर देना, एक इंसान को उसकी परिस्थितियों से क्या कर देना, आज़ाद कर देना, उसको आंसर, उसको लिबरेट कर देना, उसको फ्री कर देना। ये किस में बताया है, ये क्रिटिकल थ्योरी में बताया है। और यहाँ पर लिखा भी है इसने कि टू लिबरेट ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस दैट अनस्लेव देम, इट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट both modern and post-modern thought and is widely applied in humanities and social science today। ये ह्यूमैनिटीज के अंदर और सोशल साइंस के अंदर क्रिटिकल थ्योरी का क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि लैंग्वेज है वो फिक्स नहीं हो सकती है। लैंग्वेज जो है अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू कल्चर क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी और ब्रॉडन होती रहेगी। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कौन बताते हैं, ये क्रिटिकल थ्योरिस्ट बताते हैं, जो फिलोसोफर हैं वो बताते हैं हमें। अगर फिफ्थ थ्योरी की तरफ हम बढ़ते हैं, फिफ्थ थ्योरी के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास फिफ्थ थ्योरी आती है। ये सारी की सारी थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबरनेटिक थ्योरी, जो साइबरनेटिक थ्योरी है इसको देने वाले कौन है, नॉर्बर्ट वेनर। और कब दिया है, 1947 के अंदर। इसके अंदर मैचिंग द क्वेश्चन यानी कि मैचिंग वाला क्वेश्चन जो है बनने की संभावना ज़्यादा है। कि कौन सी थ्योरी को किसने दिया है, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन जो आते हैं हमारे एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना ज़्यादा है। और किसने दिया है, नॉर्बर्ट वेनर ने दिया है 1947 में। और ये जो थ्योरी है ये फोकस करती है ऑन द कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन ऑफ रेगुलेटरी फीडबैक इन बायोलॉजिकल, टेक्निकल एंड सोशल सिस्टम। ये क्या करती है, फोकस करती है कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन ऑफ रेगुलेटरी, यानी कि कम्युनिकेशन को रेगुलेट करने की बात करती है। जैसे एक संस्था होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि बिना कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता कि इंसान जो है वो सिर्फ अपना काम करता रहेगा, बातें नहीं करेगा। नहीं, जो भी डायरेक्शन देनी पड़ेगी, जो भी उनको गाइड करना पड़ेगा, उनको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी बात करनी पड़ेगी, वो कम्युनिकेशन जितना बेटर होगा एक संस्था के अंदर, वहाँ पर उतनी ही संस्था जो है एक स्मूथली फॉलो कर पाएगी। तो यहाँ पर यही चीज़ बताते हैं जो साइबरनेटिक थ्योरी है, और इसमें कुछ खास है नहीं। इसके अंदर क्या होता है, फीडबैक प्रोसेस के ऊपर भी क्या किया जाता है, इट इन्वॉल्व्स द लूप्ड फीडबैक। यानी कि लूप्ड फीडबैक का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। यानी कि आउटपुट जो है उसको इनपुट के अंदर डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लूप्ड फीडबैक हो जाएगा। जैसे कोई बंदा टॉप पे है, जैसे ये एक संस्था है और एक बंदा यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे आई और इस बंदे के पास आई, और यहाँ से ये बंदा डायरेक्ट इससे बात करेगा। यहाँ पर कुछ बहुत सारे चैनल हैं, इस चैनल के थ्रू ये कम्युनिकेशन आता है। फिर ये बंदा चेक करता है कि क्या ऐसी बात है, तो यहाँ पर ये चेक हो जाता है कि जो बात जो सेंडर ने भेजी थी क्या वो रिसीवर के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंची या नहीं पहुंची। तो ये कौन सी थ्योरी के अंदर आता है, ये साइबरनेटिक थ्योरी के अंदर आता है। लास्ट इसके अंदर जो थ्योरी आती है उसको भी देख लेते हैं जी, उसको बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। जो लास्ट थ्योरी है इसकी वो क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी इन डेवलपिंग एंड शेपिंग इंडिविजुअल्स। यानी कि आपको शायद ये, मुझे पता नहीं कि ध्यान है या नहीं है, एक इंसान जो है, मान लीजिए आज से 100 साल पहले जो लोग थे, क्या उसने कभी मोबाइल देखा था, नहीं देखा। क्या किसी ने मोबाइल के बारे में लिखा था, नहीं लिखा। क्या ये जो एसी लग रही है इसके बारे में लिखा था, नहीं लिखा। क्या जो हम जो डिजिटल पैनल जो यूज कर रहे हैं, जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या 100 साल पहले ये चीज़ें संभव थी, नहीं थी। आज ये चीज़ें क्या है, यूजुअल हैं, और आगे 100 साल बाद में क्या होने वाला है क्या आप लोगों को पता है, नहीं पता। तो एक इंसान के ऊपर कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसने यही बताया है सोशियो कल्चरल थ्योरी के अंदर कि कल्चर एंड सोसाइटी जो है, इन दोनों का, कल्चर और सोसाइटी का, दोनों का एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कल्चर का और सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो कल्चर में घट रहा है वही आपके हमारे दिमाग में आता है, हम सोचते हैं, और जो इंसान जैसे कल्चर में रहता है वो वैसी भाषा, वैसे ही हाव भाव, वही सारा का सारा सिस्टम वैसे ही हो जाता है। तो ये भी क्या करता है, एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जो शेक्सपियर ने जो ड्रामाज लिखे हैं,
जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो पोइट्री लिखी है आज कोई लिख सकता है? नहीं लिख सकता, क्योंकि उस टाइम जो कल्चर था उन लोगों का, जो सोसाइटी थी, उनके ऊपर उन्होंने लिखा है जी। तो ये सारी की सारी थ्योरी जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं सम फेमस कम्युनिकेशन थिंकर्स के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये जो सेशन है हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आपको इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, इसके ऊपर ज़्यादा आपको हवा नहीं बनाना है कि मैं भी इसके ऊपर कोई रामायण नहीं करने वाला हूँ। जो थिंकर हैं उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी शब्द से क्या कॉन्टैक्ट है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कार्ल मार्क्स, ये क्या है, एक थिंकर है, कम्युनिकेशन थिंकर है। इसका कॉन्टैक्ट जो है, इसने कंसेप्ट दिया लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बस ये लाइन याद कर लो आप। ही डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड सोशिएटल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो सोशिएटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि क्लास का स्ट्रगल दिखाया उन्होंने। जो कार्ल मार्क्स हैं, बहुत बड़े थिंकर हुए हैं, उन्होंने क्लास का स्ट्रगल दिखाया है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि एक तरफ वो दुनिया होगी जिसमें सिर्फ अमीर ही अमीर हैं, और एक तरफ वो लोग होंगे जो क्या है, गरीब ही गरीब हैं। बीच की जो मिडिल क्लास है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो कार्ल मार्क्स का जो कंसेप्ट है वो किससे कनेक्टेड है, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन से। एडम स्मिथ का जो जो एडम स्मिथ है, इसका कॉन्टेक्ट किससे है, फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। बस ये लाइन ही याद कर लो आप, यही एग्जाम में पूछी जाएंगी, और ज़्यादा रामायण इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एडम स्मिथ का कॉन्टेक्ट किससे है, फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। चलिए जी, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, और आप इसका क्या कर लें, इसका एक लिस्ट बना लें कि कार्ल मार्क्स का किससे कॉन्टेक्ट है, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एडम स्मिथ का कॉन्टेक्ट किससे है, फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन से। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास तीसरे नंबर के जो थिंकर आते हैं वो आते हैं जॉन लॉक। कौन आते हैं, जॉन लॉक। तो जॉन लॉक का कॉन्टेक्ट किससे है, जॉन लॉक का कॉन्टेक्ट किससे है, लैंग्वेज एज ए कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एज ए कंड्यूट। अब आपको समझ में आना चाहिए कि कंड्यूट क्या है। कंड्यूट का मतलब था टूल। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ये जॉन लॉक ने कहा है। एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद एल्फ्रेड मार्शल। कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स के अंदर कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ये बताया है एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। ये आप लिखते जाना बच्चों, लिखते जाना, फिर ये कहोगे कि सर फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेस्टर बर्नार्ड। जो चेस्टर बर्नार्ड है, इन्होंने क्या कहा, चेस्टर बर्नार्ड पॉइंट्स आउट दैट कॉमन पर्पज इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी अचीव इफ इट इज कॉमनली नोन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि अगर आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जो भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, और मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी संस्था को चला रहे हैं, बहुत बड़ी संस्था को चला रहे हैं, आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो बात सबको पता होनी चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए आपको, तो वो सब लोगों तक पता होनी चाहिए। मान लीजिए कुछ लोगों को पता, टॉप पोजीशन के लोगों को पता है, नीचे वालों को पता नहीं कि करना क्या है। तो यानी कि जो चीज़ आपको अचीव करनी है वो सभी के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो पूरे फ्लो के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उस चीज़ को अचीव करने में लग जाएंगे। ठीक है जी, ये किसने कहा, चेस्टर बर्नार्ड ने। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने एक कंसेप्ट दिया, क्या, इन्होंने दिया है सेटिस्फाइसिंग। ये किसने दिया है, हर्बर्ट साइमन ने। और ये सेटिस्फाइसिंग क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ डिसीजन, इट इज ए फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग वेयर इंडिविजुअल्स चूज द एक्सेप्टेबल ओपिनियन रादर देन द ऑप्टिमल वन। यानी कि एक बंदा जो है वो अपने हिसाब से क्या करता है, एक ओपिनियन का चुनाव करता है। आप मान लीजिए दो चीज़ें हैं कि या तो आप पेपर में लिख के दे दो मुझे
या फिर आप मुझे वर्बली बता दो। मान लीजिए कोई टॉपिक है कि या तो आप मुझे वैसे सुना दो या आप मुझे एक रिटन में दे दो, तो ये चुनाव क्या है, आपका है। हो सकता है कोई बच्चा लिखने में कमज़ोर हो, वो चाहता है कि मैं तो बोल के बताना चाहता हूँ, एक बच्चा चाहता है कि मैं तो लिख के बताना चाहता हूँ। तो ये चॉइस, ये जो चुनाव जो है, ये कौन देता है, हर्बर्ट साइमन। और इन्होंने एक वर्ड दिया सेटिस्फाइसिंग, काफ़ी है ये वर्ड, इसको याद कर लो आप। नेक्स्ट हमारे पास थिंकर आते हैं। इसमें बच्चों मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये वर्ड जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसी को ध्यान से देख लें, इसी को आप अपनी डायरी में लिख लें। क्राइस एरग्रिस। क्राइस एरग्रिस भी क्या है, एक थिंकर है। और इन्होंने क्या दिया, एरग्रिस मैच्योरिटी थ्योरी दिया है। एरग्रिस मैच्योरिटी थ्योरी दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या है, ए पर्सन्स डेवलपमेंट, एक इंसान का ग्रोथ जो है, पोजेस्ट अलोंग ए कंटिन्यूस ब्रेक ऑफ इमेच्योरिटी सिचुएशन टू ए मैच्योरिटी सिचुएशन। तो आपको ये लाइन जो है, इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसमें, मैचिंग वाले क्वेश्चन में, मैच द क्वेश्चन, मैच द क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, मैचिंग वाले क्वेश्चन में, एरग्रिस थ्योरी का कॉन्टेक्ट किससे है, क्राइस एंग्रिस के अंदर है। उन्होंने एरग्रिस परिपक्वता सिद्धांत विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति का विकास अपरिपक्व स्थिति से परिपक्वता स्थिति तक निरंतर विराम के साथ संशोधित होता है। देख लेना जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्स वेबर। ये भी क्या है, मैक्स वेबर भी एक थिंकर है, कम्युनिकेशन थिंकर है। इन्होंने जो काम किया है, इसका कंट्रीब्यूशन रहा है सोशोलॉजी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, एंड पॉलिटिक्स, एंड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी इटसेल्फ। मैक्स वेबर का जो कॉन्टेक्ट रहा है वो सोशोलॉजी से रहा है। ही इज प्राइमरी रिमेंबर्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशोलॉजी, हिस्ट्री, politics, and widely recognized as one of the founding fathers of discipline of sociology itself। ठीक है जी। तो सिद्धांत ने देखा और विश्लेषण किया कि कर्मचारी संगठन के समग्र कल्याण में योगदान देने के लिए उन्हें दिए गए कार्य करते हैं। तो हमारी जो कम्युनिकेशन थिंकर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन थ्योरीज हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास जो है वो आप लोगों तक हमने पहुंचाई। इसके लिए जहाँ से भी हमें कंटेंट मिला, जो एक्चुअली एग्ज़ाम में, पीछे वाले एग्ज़ाम में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, आप चेक कर लेना। 2023 में, 24 में, आगे 25 में भी आने की संभावना है। तो हमारी तरफ से इस क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने आपको डिलीवर कर दी है। और अगर ये आप PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। आने वाली सभी अपडेट्स भी हम उस टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे। तो जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।